पार्ट 3 में आपने सुना था कि गंगा नदी के घाट पर बैठकर कागज के टुकड़ों पर कुछ लिख लिख कर उनको पानी में बहा रही थी। अब आगे आदित्य सारे कागज के एक एक टुकड़े को उठा लेता है और उन्हें पढ़ने लग जाता है। उसमें लिखा होता है, पहले परिवार वालों को खोया, फिर जायदाद चली गई मेरे बाबा की, फिर मेरे बाबा चले गए, उसके बाद मेरा आश्रम, आश्रम के बाद मेरी माँ भी छोड़कर चली गई। ये सब वो उन कागजों के टुकड़ों पर लिखकर पानी में बहाती है। आदित्य राज को यह पढ़कर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा कि इस लड़की ने कितने दुख देखे हैं और इसके बावजूद मैंने और उन्हें दुख दिया है। एक बार भी नहीं सोचा हूँ उस लड़की के बारे में, या मैं एक बार भी उसे जानने की कोशिश नहीं की। यह सोचकर उसके दिल में दुख उभर आया। अभी तक गंगा नदी के किनारे बैठी बहते पानी को शांत भाव से देखी जा रही थी, तो आदित्य राज भी उठकर उसकी तरफ जाने ही लगता है कि जितने में उसके मोबाइल की घंटी बजने लगती है और वो मोबाइल पर फ्लैश होता नंबर देख तुरंत कॉल रिसीव कर लेता है। उधर से एक रोकदार आवाज़ आती है, आदित्य राज कहाँ हो अभी? तो आदित्य राज लड़खड़ाती जबान से कहता है, जी राजा साहब, मैं अभी निकल गया हूँ, मतलब निकल रहा हूँ। ऐसे कहकर वो तुरंत फ़ोन रखते हुए वहाँ से अपने आगे बढ़ते हुए कदमों को उदास भाव से पीछे लेता है और राजस्थान के लिए निकल जाता है। वो राजस्थान के लिए निकल तो जाता है, लेकिन साथ में अपने ले जाता है गंगा की यादें। गंगा की सहेली किसी काम से बाहर गई हुई थी, तो उसके पीछे गंगा के साथ क्या क्या घटना घटी है मालूम नहीं होता है। जब वो आती है और उसे ये सब कुछ पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। आश्रम की सारी खाद्य सामग्री, पढ़ने लिखने की सामग्री मिट्टी में मिल जाने या टूट जाने की वजह से गंगा को ये सामग्री नई लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोहन ने जो कुछ पैसे दिए थे और उसकी सहेली अपने पास से कुछ पैसे मिलाकर वो उन बच्चों के लिए पढ़ने लिखने की चीज़ें और खाद्य सामग्री खरीद लेते हैं और दोनों मिलकर जितना हो सके उतनी खुशियाँ और सारी सुविधा प्रदान करने की कोशिश करते हैं। राजस्थान, इधर आदित्य राजस्थान जा चुका था। उसे राजस्थान ने जो काम सौंपा था वो काम वो करने में जुट गया, लेकिन रह रहकर उसकी आंखों के आगे गंगा का चेहरा सामने आता। बार बार उसे गंगा का ख्याल आता और वो बेचैन हो उठता। वो अपने आप को गंगा का अपराधी समझने लगा था। वो चाह रहा था कि एक बार गंगा से मिलकर माफ़ी मांगे, लेकिन राजा साहब उसके ऊपर एक के बाद एक जिम्मेदारी सौंप रहे थे कि वो उस जिम्मेदारी को छोड़कर भाग ही नहीं सकता था। उज्जैन, इधर जितना फंड गंगा और सैली के पास था उतना उन्होंने बच्चों और उनकी शिक्षा के लिए लगाया चुका था। 5-6 महीने तो उन सामग्रियों से काम चल सका, लेकिन उसके बाद गंगा के पास पैसे ना होने से बच्चों और खुद के लिए खाने के लाले पड़ने लगे। तभी साहिली जाकर उसे बताते हैं कि उज्जैन शहर में भव्य पारंपरिक नृत्य का आयोजन हो रहा है और उसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसे 6 लाख का इनाम दिया जाएगा। गंगा को नृत्य तो अच्छी तरह से आता था और उनके पास अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो उसने सोचा यदि मैं इस नृत्य में भाग लेती हूँ और यह कंपटीशन जीत जाती हूँ तो मुझे 6 लाख मिलेंगे, जिससे मैं मेरे बच्चों के लिए खाद्य सामग्री वो पूरे 2-3 साल की उपलब्धि करा सकती हूँ। इसलिए वो उस तैयारी में मन लगाकर जुट गए। राजस्थान, इधर राजा को कॉल आता है कि उनके बेटे आदित्य राज को उज्जैन के सांस्कृतिक प्रोग्राम का अध्यक्ष बनाया गया है, तो कल उन्हें उज्जैन के लिए निकलना पड़ता है। तो इस पर राजा साहब भी हामी भर देते हैं और आदित्य राज को उज्जैन जाने की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। आदित्य राज उज्जैन जाने के नाम से इतना खुश था कि उसे लग रहा था कि उसके पैर तो हवा में उड़ रहे हो। आखिर वो करीब 6 महीने के बाद गंगा का चेहरा देखने वाला था। वो जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करता है और उज्जैन के लिए अपने सेक्रेटरी गोविंद के साथ निकल पड़ता है। साथ ही उसके कुछ बॉडीगार्ड भी साथ में रहते हैं। दूसरे दिन प्रोग्राम का आयोजन होता है। गंगा इस प्रोग्राम में अपना रजिस्ट्रेशन कर चुकी होती है, तो वो इस प्रोग्राम में जाने से पहले शिव जी के दर्शन करना चाहती है, इसलिए वह शिव मंदिर चली जाती है। इधर आदित्य राज भी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संभालने के पहले शिव जी के दर्शन और साथ ही वह गंगा को भी देखना चाहता है, इसलिए वह भी शिव मंदिर चला जाता है। जब वह शिव मंदिर जाता है तो वह देखता है कि एक सुंदर सी पारंपरिक वेशभूषा पहने लड़की, जिसके तीखे नए नक्श और मक्खन के जैसी मुलायम बॉडी, गुलाब की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होठ, वह भगवान के सामने हाथ जोड़े शांत भाव से खड़ी थी। आदित्य राज को उसको एक देखकर तो एकदम से लगा कोई अप्सरा स्वर्ग से उतर आई हो। फिर वह भी गंगा के बगल में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। गंगा जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर आंखें खोलती है तो आदित्य राज को बगल में देखकर हैरान हो जाती है। फिर वह फटाफट वहाँ सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है कि जितने में आदित्य राज उसका हाथ पकड़ लेता है और नम भाव से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए गंगा। ऐसे कहते गंगा गुस्से से आदित्य राज की तरफ मुड़कर देखती है और गुस्से से कहती है, आप इंसान नहीं जानवर है, जिसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो आदित्य राज दोबारा से नम भाव से कहता है, मुझे गंगा ये सब कुछ नहीं पता था, प्लीज़ माफ़ कर दो। ऐसा कह ही रहा होता है कि जितने भी मंदिर के महंत वहाँ पर आ जाते हैं और आदित्य राज को गंगा का हाथ पकड़े देखकर मुस्कुरा जाते हैं। गंगा देखकर आदित्य राज का एकदम से हाथ झटकती है और मोहन जी के आशीर्वाद लेकर वहाँ से दौड़कर जाती है।
फिर आदित्यराज भी महंत के आशीर्वाद लेने जाता है। तो महंत कहते, आप फिर से आ गए हुकुम सा, लगता है आपको फिर से किसी से काम पड़ा है या फिर किसी की याद सता रही होगी। इस पर आदित्यराज एकदम से आश्चर्य से महंत की ओर देखने लग जाता है और अपने मन में बड़बड़ाता है, इनको कैसे पता मेरे मन की बातें। फिर वह सर झुकाकर महंत को कहता है, स्वामी जी ऐसा कुछ समझ लीजिए। और वो भी वहाँ से कार्यक्रम के लिए निकल पड़ता है और महंत उसको ऐसा परेशान होता जाते देख मुस्कुरा जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, जितना आपने हुकुम साहब ने परेशान किया है ना, उतना ही वो आपसे बदला लेकर रहेगी। आप उसे ऐसी काजी पूची खिलाड़ी मत समझ लेना, वह भी आपके बराबर की है, क्योंकि आप एक राजकुमार है तो वह भी एक राजकुमारी है। हालांकि अभी उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन जल्दी ही पता चल जाएगा आपको। उधर गंगा अपने मेकअप और साड़ी को ठीक करते हुए बड़बड़ाते हुए कहती है, ये राक्षस आज भी यहाँ पर टपक गया, आज क्या लेने आया है यहाँ पर। गंगा को इसे बड़बड़ा देख साइली पूछ लेती है, कौन और किसकी बात कर रही हो गंगा। इस पर गंगा कहती है, वही राक्षस जिसने हमारे आश्रम को ध्वस्त किया। इस पर साइली अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, हुकुम सा। तो गंगा इस पर गुस्से से कहती है, अरे वो काहे के हुकुम सा, ऐसे होते है क्या हुकुम सा। फिर साइली गंगा को प्यार से समझाते हुए कहती है, देख गंगा, आप फालतू का दिमाग मत लगाओ और जो कंपटीशन है उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि ये कंपटीशन जीतना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे बच्चों का भविष्य टिका हुआ है। ऐसे सब सुनते ही गंगा अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ सही है, आप ठीक कह रही हो। फिर गंगा कहती है, तो चले मैं अभी जा रही हूँ, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी, करके वो फटाफट वहाँ से निकल जाती है। उज्जैन के गार्डन में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए दूर दूर से लड़के और लड़कियां आई थी। गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से और सलीके से सजाया गया था। गंगा बस में से उतरकर गार्डन की तरफ चलती है। जब वो उस गार्डन के अंदर गई तो उसके साज सजावट को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। आदित्यराज अपनी जगह स्टेज पर सेटल हो गया था और उसकी नज़रें गेट पर ही टिकी हुई थी। वो सुबह गंगा को पारंपरिक वेशभूषा में देखकर समझ गया था कि गंगा ने भी इस प्रोग्राम में भाग लिया है और वो इस प्रोग्राम में आएगी, इसलिए वह एक टक गेट की तरफ देखे ही जा रहा था। तो उसे थोड़ी ही देर में गंगा के गेट से एंटर होते दिखी तो उसे थोड़ा सुकून मिला और वह गंगा को गार्डन को ऐसे आश्चर्य से निहारता देख खुशी हो रही थी। इस कार्यक्रम के लिए अतिथि के तौर पर अलग अलग राज्यों के हुकुमशाह, बिजनेसमैन, कलेक्टर आदि को बुलाया गया था, जिसमें आदित्यराज के कोई दोस्त तो कोई दुश्मन भी थे। फिर गंगा जाकर अपनी जगह पर सेटल हो गई। इसके बाद एक के बाद एक लड़कियों ने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। गंगा भी अपनी बारी का इंतजार करने लगी। सभी स्टेज पर जाकर पहले सबका आशीर्वाद लेकर और नमस्ते करके अपनी अपनी परफॉर्मेंस में देना चालू कर दी। सबका परफॉर्मेंस हो चुका था और अंत में गंगा का नाम लिया गया। गंगा अपना नाम पुकारते सुनकर स्टेज पर चढ़ गई और सबका आशीर्वाद लेकर और नमस्ते करने लगी। तभी उसका ध्यान आदित्यराज पर गया तो उसने सबको नमस्ते किया, सिर्फ आदित्यराज को छोड़कर, और अपने मन में सोचने लगी, ये यहाँ पर भी टपक गया। सबको उसने नमस्ते किया लेकिन आदित्यराज को नमस्ते नहीं किया। इस बात पर वो वहाँ बैठे सब एक दूसरे के कानाफूसी करने लगे और आदित्यराज के शत्रुओं को आदित्यराज की पूरी बात पता चल गई थी। गंगा ने अपना डांस परफॉर्मेंस देना चालू किया। जैसे उसने डांस परफॉर्मेंस चालू किया, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। सब गंगा का नृत्य देखकर चकित हो गए। गंगा का एक एक लय के साथ तालमेल, साथ ही उसके बॉडी का मूवमेंट देखकर सभी वहाँ के दर्शक दंग रह गए। अतिथि भी ये देखकर दंग रह गए। आज जो परफॉर्मेंस हुई थी उस बेस पर कुछ लड़कियों को दूसरे दिन फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया। उसमें गंगा का भी नाम शामिल था। गंगा अपना नाम फाइनल राउंड में देखकर खुश हो जाती है और गंगा के चेहरे पर खुशी देखकर आदित्यराज भी खुश हो जाता है। गंगा की सुंदरता की छाप वहाँ उपस्थित सारे अतिथिगण पर पड़ चुकी थी। कोई कोई तो ये भी सोच रहा था कि कब हमें गंगा से बात करने का मौका मिले, पर तभी गंगा पिछले गेट की तरफ से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। आदित्यराज प्रोग्राम खत्म होने के बाद उसे ढूंढता भी है, लेकिन गंगा वहाँ से जा चुकी होती है। गंगा घर पर पहुंचकर आज का सारा विवरण अपनी सहेली को बता देती है। सहेली गंगा की बचपन की सहेली होती है। सहेली गंगा की हर एक स्थिति से वाकिफ थी। गंगा उसे कुछ भी नहीं छुपाती है। दोनों मिलकर आश्रम के बच्चों के लिए काम करती थी। सहेली को गंगा की बातों से इतना तो समझ आता है कि हुकुम साहब के मन में गंगा के लिए तो कुछ है तो है, इसलिए वो हमेशा गंगा से बात करने का मौका ढूंढते रहते हैं। बाकी इतने बड़े हुकुम साहब किसी लड़की के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करे, पर वो सोचती है एन वक्त पर यह सब पता चल ही जाएगा। इधर आदित्यराज के गंगा से बात न होने से वह बेचैन हो जाता है और शाम के समय शिव मंदिर के लिए निकल जाता है। शिव मंदिर में जाकर गंगा को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें घुमाने लगता है, लेकिन गंगा उसे कहीं नजर नहीं आती है। दूर घाट पर गंगा की जगह एक लड़की बैठी नजर आती है, तो वह लड़की आदित्यराज के पास जाकर कहती है, हेलो, आप आदित्यराज हुकुम सा है, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। इस पर आदित्यराज मुस्कुराते हुए कहता है, जी आपने बिल्कुल सही समझा। फिर वापस से वह लड़की कहती है, आप यह दर्शन कर रहे नहीं बल्कि गंगा से मिलने आए हो।
वो मुस्कुरा कर कहती है, आई एम राइट। इस पर आदित्यराज कहता है, आपको तो हमारे बारे में सब कुछ पता है, कहीं आपने जासूसी तो नहीं कर रही थी। इस पर वो लड़की वहाँ से खड़ी होकर कहती है, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। तो आदित्यराज इस पर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहता है, क्या? तो इस पर वो लड़की मुस्कुराती हुई कहती है, मैं साइली, गंगा के बचपन की दोस्त। इस पर आदित्यराज खुश होता है और कहता है, अच्छा तो आप साइली है और गंगा के दोस्त, इसलिए आपको हमारे बारे में सब पता है। आदित्यराज साइली से और आगे कहता है, साइली ये बात बताओ, आपके दोस्त गंगा क्यों नहीं आई मंदिर, बल्कि वो हर शाम मंदिर आती है। तो इस पर साइली मुस्कुराते हुए कहती है, क्यों, कुछ काम था आपको? इस पर आदित्यराज उदास भाव से कहता है, काम तो है यार, इसलिए तो साइली कहती है, क्या काम है मुझे बता दीजिए, मैं जाकर उनको कह दूंगी। इस पर आदित्यराज कहता है, नहीं मुझे उनको ही कहना है। इस पर साइली शरारत भरे अंदाज में कहती है, तो इस पर आदित्यराज मुस्कुराता हुआ कहता है, क्या? और आगे कहता है, दरअसल मुझे गंगा से माफ़ी मांगनी है। मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, उनकी सच्चाई या हकीकत जाने बिना बहुत बुरा काम किया है, इसलिए मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और तब तक माफ़ी मांगना चाहता हूँ जब तक कि वो मुझे माफ़ ना करें। आदिराज के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर साइली उदास भाव से कहती है, हुकुम साहब, आपने उनके साथ बहुत बुरा नहीं बल्कि बहुत गलत किया है। उन्होंने ना जाने आज तक कितनी तकलीफें झेली है। पहले तो उनके ज़मीन को आपके ही राजस्थान के कोई राजा सा, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने हड़प लिया, और कुछ ज़मीन जायदाद उनके परिवार वालों ने हड़प लिया। उनके बाबा एक हुकुम सा के ओहदे पर थे, उन्हें उस ओहदे से दूर कर दिया गया। ये सब गंगा के पापा सहन नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। शैली से एक एक कर गंगा के जीवन के किस्से सुनाए जा रही थी और आदित्यराज उन किस्से को ध्यान से सुन रहा था। फिर आगे शैली कहते, बेचारी माँ बेटी कब से उस धूप में जी रही थी, तभी आपने एक और उन्हें दुख दिया, उनका आश्रम छीनकर, जिससे वो सदमा उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। ये वतन सुनकर आदित्यराज खामोश हो गया था और शैली आदित्यराज को नम आंखों से देखकर बोली, क्या इतना कुछ होने के बाद भी आप वो आपको माफ़ करे चाह रखते हैं? इस पर आदित्यराज कहता है, वो मुझे माफ़ करेगी या नहीं करेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके लिए मेरे मन में अलग ही फीलिंग है जो आज दिन तक मैंने किसी के लिए फीलिंग महसूस नहीं की। तो इस पर साइली दोबारा से उदास मन से कहती है, यदि हुकुम से आपके मन में कोई फीलिंग है या फिर आप उन्हें पसंद करने लगे हो, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप गंगा का हाथ थामना चाहते तो हमेशा के लिए थामना, बीच में उन्हें छोड़कर चले मत जाना, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसे कहकर साइली वहाँ से भागती हुई गंगा के घर, जो कि गंगा ने उसे अब आश्रम में कन्वर्ट कर लिया था, वहाँ जाती है। क्या होगा आगे? कैसे मनाएगा आदित्यराज गंगा को? क्या आदित्यराज के मन में गंगा के लिए कुछ कुछ होने लगा है? जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 5 देख लीजिए। धन्यवाद।